हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो सर लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन हुआ था टैक्स रेट्स के ऊपर। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी फार्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी सर सबका हमने टैक्स रेट देखा था। सरचार्ज देखा था। सरचार्ज में मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बताया था। सर ऑल दिस थिंग्स सर इन सब का डिस्कशन हो चुका है। सर चैप्टर 1 में दो कॉन्सेप्ट्स अपने पेंडिंग थे। एक था आपका एग्रीकल्चरल इनकम और दूसरा है आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सर स्टार्ट करते हैं विथ एग्रीकल्चरल इनकम फर्स्ट। सर एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जाम था, हाँ बिल्कुल एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जाम है। बट पहले सर उसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा। व्हाट इज दिस एग्रीकल्चरल इनकम? सर एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय ए कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। पहला पॉइंट सर, एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स सेल फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आपको कोई इनकम होता है सर, वो इनकम कहाँ से होता है? सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से आपको इनकम होता है। और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कौन सेल कर रहा है? एक कल्टीवेटर सेल कर रहा है या फिर एक रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड? सर ये रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड का मतलब मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर ये क्यों लिखा गया ये भी मैं आपको समझाया था। अपना जो कॉन्सेप्ट है भागो चासो वाला एग्जाम्पल लगे मैंने आपको ये समझाया था, बराबर? ओके सर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी है, नर्सरी से आपको कोई इनकम आता है सर, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है सर, वो भी आपका एग्जेम्प्ट होने वाला है। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ ए लैंड इन इंडिया टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। अगर मेरे पास एक लैंड है और वो लैंड में रेंट में देता हूं और वो लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है सर, मेरे को जो भी रेंटल आ रहा है बाय रेंटिंग दैट लैंड विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। सर लेट सपोज मेरे पास एक लैंड है और वो लैंड में रेंट में देता हूं फॉर द पर्पज ऑफ मूवी का शूटिंग। मूवी के शूटिंग के लिए अगर मैं वो लैंड रेंट में देता हूं सर, वहां से जो भी रेंटल आएगा सर इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम सर, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बनेगा। बराबर, आपके पास एक लैंड है, वो लैंड आप रेंट में दे रहे हैं, आपको रेंटल इनकम मिल रहा है और वो लैंड को यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। इन दैट केस दैट रेंटल विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट विल बी exempt. Next, renting of farm building which is in the immediate vicinity of land and will be used as storehouse। अगर आपके एग्रीकल्चरल लैंड को लग के एक छोटा सा बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग आप रेंट में देते हैं और वो बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है एज स्टोर हाउस और ड्वेलिंग हाउस, इन दैट केस आपको जो भी रेंटल आ रहा है फ्रॉम दैट बिल्डिंग सर दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान रखना, लैंड को लग के, लैंड के जस्ट बगल में बिल्डिंग होना चाहिए। वो बिल्डिंग को आप रेंट में दे रहे हो और वो बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है एज स्टोर हाउस, इन दैट केस आपको जो भी रेंटल मिल रहा है सर वो भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम बनेगा। सर एक बार रिपीट कर लेते हैं, 4 पॉइंट है। सबसे पहला, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय ए कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। सर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल कर रहा है अगर वो कल्टीवेटर या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड नहीं हुआ तो क्या सर वो एग्रीकल्चरल इनकम बनेगा? नहीं सर, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बनेगा। सो सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय ए कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, पहला। दूसरा, इनकम फ्रॉम नर्सरी। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ लैंड इन इंडिया
to be used for agricultural purpose, renting of farm building which is in the immediate vicinity of the land and will be used as a storehouse. सर ये बन गए आपका एग्रीकल्चरल इनकम. दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम. नेक्स्ट सर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान देने जैसा था, मैं उसको लिखता नहीं हूँ, यहाँ से फटाफट रिवाइज करते हैं. सर इफ देयर इज ए स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ ट्री, देयर इज ए स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ ट्री, और वो ट्री से अगर आपको कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलता है और आप वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल करते हो, सर दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम बिकॉज यू आर नॉट द कल्टिवेटर इन दिस केस. ओके नेक्स्ट. सर अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम होता है फ्रॉम ए लैंड इन इंडिया, सर वो तो आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट. बट अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम होता है फ्रॉम ए लैंड आउटसाइड इंडिया, आपको एग्रीकल्चरल इनकम हो रहा है बट जिस लैंड से आपको एग्रीकल्चरल इनकम हो रहा है दैट लैंड इज आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस सर दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम. सर इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल. एग्रीकल्चरल इनकम हो रहा है, कहां से हो रहा है सर? फ्रॉम ए लैंड इन इंडिया, इन दैट केस सर वो एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्जेम्प्ट है. बट अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम हो रहा है फ्रॉम ए लैंड आउटसाइड इंडिया, सर वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, सर वो बिजनेस इनकम है, इट विल बी टैक्सेबल. नेक्स्ट. डेयरी फार्मिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, फिशरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, सर इन सबको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं माना जाता. यहां से आपको जो भी इनकम आता है सर इट विल बी बिजनेस इनकम, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम. नेक्स्ट. अगर आपके पास एक लैंड है और वो लैंड आपने रेंट में दिया है, आपने वो लैंड जिसको रेंट में दिया है वो उस लैंड को यूज कर रहा है फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. एक बार और एक आपके पास एक लैंड है, वो लैंड आपने किसी को रेंट में दिया, आपने वो लैंड जिसको रेंट में दिया वो उस लैंड को यूज कर रहा है फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. सर इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड दैट द लैंड हैज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, और जो भी रेंटल इनकम मेरे को मिल रहा है सर इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट विल बी एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट. सर ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? आपने बोला sale of agricultural produce by a cultivator or receiver of rent in kind will be considered as agricultural income. Sir, what is this agricultural produce? Agricultural produce means produce from agricultural activities. आपको agricultural activities करते हैं, वहां से आपको जो produce मिलता है which is sold in its raw form. Sir, that is your agricultural produce. ध्यान रखना सर, raw form में सेल करना जरूरी है. which is sold in its raw form या फिर सोल्ड आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑर्डिनरी प्रोसेस, या फिर आप उसको रॉ फॉर्म में ना बेच के उसके ऊपर कुछ ऑर्डिनरी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो ताकि आप उस प्रोड्यूस को फिट फॉर द मार्केट बना सको. क्यों? क्योंकि वो रॉ फॉर्म में मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, और मैंने बताया था सर इसका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है. ओके सर, व्हाट इज दिस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? जो प्रोड्यूस आपको मिल रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, अगर आप उसको उसके रॉ फॉर्म में सेल कर रहे हो सर दैट इज योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. लेकिन सर अगर वो रॉ फॉर्म में मार्केट में नहीं बिक सकता, इन दैट केस आप वो प्रोड्यूस के ऊपर कुछ ऑर्डिनरी प्रोसेस परफॉर्म करके उसको फिट फॉर द मार्केट बना के बेच रहे हो, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ठीक है. नेक्स्ट. लेकिन सर क्या हो अगर आपके जो प्रोड्यूस है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जो प्रोड्यूस आया, आप उसको रॉ फॉर्म में ना बेच के उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करके कुछ एक अलग ही प्रोडक्ट बना के आप उसको बेच रहे हो. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज यू आर ए कल्टीवेटर ऑफ शुगर कैन, यू आर ए कल्टीवेटर ऑफ शुगर कैन. आप शुगर कैन कल्टीवेट किया और उस शुगर कैन को एज इट इज मार्केट में बेच रहे हो. इन दैट केस सर ये तो हो गया आपका सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. इफ इट इज सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय द कल्टीवेटर देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट विल बी एग्जेम्प्ट. लेकिन सर क्या हो, आई एम ए कल्टीवेटर ऑफ शुगर कैन, मैं शुगर कैन कल्टीवेट करके लाता हूं और उन शुगर कैन को फर्दर प्रोडक्शन में यूज करके शुगर कैन से शुगर बना के उन शुगर्स को मार्केट में सेल करता हूं. इट मीन सर यहां पर जो मेरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उसके रॉ फॉर्म में नहीं बेच रहा हूं सर. बिल्कुल सर, आप प्रोड्यूस को उसके रॉ फॉर्म में सेल नहीं कर रहे हो, उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करके कुछ नया ही प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हो. इन दैट केस सर जो भी आपका इनकम बनेगा इट विल बी पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्ट बिजनेस इनकम, क्योंकि सर कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी तो इन्वॉल्व है. सो इट विल बी पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट विल बी पार्ट बिजनेस इनकम. सर इन सिचुएशंस में बाइफर्केशन कैसे करेंगे? सर कितना एग्रीकल्चरल इनकम है, कितना बिजनेस इनकम है, सर वो बाइफर्केशन कैसे करेंगे? सर वो ये क्वेश्चन नंबर 2 से समझते हैं. ओके, तो आई एम ए कल्टीवेटर ऑफ शुगर कैन. मैं शुगर कैन कल्टीवेट करके लेके आया, उनको शुगर के फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया और शुगर बनाया और वो शुगर को मैंने सेल किया. ठीक है सर. कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन 2 लाख रुपया.
कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ शुगर 3 लाख रुपया, जो शुगर बना उसको मैंने सेल किया 10 लाख रुपए में। एफएमबी ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस्ड, जो शुगर कैन प्रोड्यूस हुआ था ना सर, उसका एफएमबी था 4 लाख रुपया। ठीक है सर, एक बार मैं पीएल बना देता हूं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वहां से ना मैं एक बार पीएल बना देता हूं। सर शुगर कैन, मैंने शुगर को कितने में सेल किया, शुगर कैन से जो शुगर बना, जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा बना सर, उसको मैंने कितने में सेल किया सर, उसको मैंने सेल किया 10 लाख में। वेरी गुड सर। मेरे खर्चे क्या हुए सर, दो खर्चे हुए, एक कल्टीवेशन का खर्चा हुआ, एक फर्दर प्रोडक्शन का खर्चा हुआ है। सर कल्टीवेशन में 2 लाख का खर्चा, फर्दर प्रोडक्शन में 3 लाख का खर्चा। सर टोटल खर्चा कितना, 5 लाख। सर सेल कितने में किया था, 10 लाख में। 10 लाख माइनस 5 लाख, प्रॉफिट मेरा कितना है, 5 लाख। सर ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम और एक पार्ट बनेगा आपका बिजनेस इनकम। सर क्यों सर, यहां पर हमें ये बाइफर्केशन करने का जरूरत क्यों पड़ गया, बिकॉज यहां पर आप अपने प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में सेल नहीं कर रहे हो। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आपको क्या प्रोड्यूस मिला था सर, शुगर कैन मिला था। क्या आपने शुगर कैन को एज इट इज मार्केट में बेच दिया, नहीं सर। वो शुगर कैन को आप फर्दर प्रोडक्शन में यूज करके शुगर बना के शुगर को आप बेच रहे हो, तो आप अपने प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में सेल नहीं कर रहे हो। हेंस इन दैट केस सर, यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, इसको हमें बाइफर्केट करना पड़ेगा बिटवीन एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम, बिकॉज कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है और कुछ बिजनेस एक्टिविटीज भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है सर, ये सेग्रीगेशन करेंगे कैसे सर, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं पहले एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, ओके सर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आपको क्या प्रोड्यूस मिला था सर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से अपने को यहां पर मिला था शुगर कैन, और उस शुगर कैन को मैंने यूज किया फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ शुगर। माय क्वेश्चन इज सर, अगर उन शुगर कैन को मैं फर्दर प्रोडक्शन ऑफ शुगर में यूज नहीं किया होता तो मैं क्या किया होता सर, उस शुगर कैन को मैं एज इट इज मार्केट में बेच दिया होता। और अगर मैं वो शुगर कैन को एज इट इज मार्केट में बेच दिया होता तो मुझे कितना मिलता सर, सर जितना उस शुगर कैन का फेयर मार्केट वैल्यू है, और वो कितना है, 4 लाख रुपया। ओके, तो पहले ले लो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस used in further प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन में जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज हुआ है सर, उसका एफएमबी कितना है सर, उसका एफएमबी अपने को दे रखा है 4 लाख रुपया। अब यहां से लेस करो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। सर कल्टीवेशन में कितना खर्चा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अपने को दे रखा है 2 लाख रुपया। यस, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अपना 2 लाख रुपया। चलो यहां से लेस कर लेते हैं 2 लाख रुपया। जस्ट ए सेकेंड, हाँ हेलो। हाँ वरुण, मैं तो कोचिंग में हो क्या? नहीं, मैं क्लास में हूँ वरुण, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके ओके। यस, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सर, अपना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 2 लाख रुपया था। यस, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अपना 2 लाख रुपया। सो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लेस करने के बाद ये आ गया आपका एग्रीकल्चरल इनकम। सर एग्रीकल्चरल इनकम कितना आ गया, 2 लाख रुपया। ठीक है सर, एग्रीकल्चरल इनकम तो बन गया। अब अपने को कैलकुलेट करना है बिजनेस इनकम, और यू कैन से पीजीबीपी इनकम। बिजनेस इनकम सर, बिजनेस इनकम के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो आपने जो अपना फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया, व्हाट इज माय फाइनल प्रोडक्ट सर, माय फाइनल प्रोडक्ट इज शुगर। ओके, सो सेल ऑफ शुगर, पहले तो ये ले लो सर, शुगर को हमने कितने में बेचा था, 10 लाख रुपए में बेचा था। ओके, ये शुगर बनाने के लिए सर मेरे खर्चे क्या हुए हैं सर, एक तो खर्चा हुआ था आपका कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। शुगर कैन को शुगर बनाने में कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन में हमारा खर्चा हुआ था। यस, तो पहले उसको लेस कर दो भाई, कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। सर फर्दर प्रोडक्शन में खर्चा कितना हुआ था अपना, 3 लाख रुपया। ओके, उसको लेस कर देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये शुगर बनाने के लिए शुगर कैन किधर से आया सर, हम कल्टीवेटर थे,
हम कल्टीवेटर थे, हमारे पास शुगर कैन था, हमने शुगर कैन कल्टीवेट किया था, उसी शुगर कैन को यूज करके हमने शुगर बनाया। ओके, अगर तुम कल्टीवेटर नहीं होते, इन दैट केस शुगर बनाने के लिए तुम ये शुगर कैन कहां से लेके आते? सर अगर हम कल्टीवेटर नहीं होते तो फिर शुगर बनाने के लिए शुगर कैन हम मार्केट से लेके आते, और अगर तुम मार्केट से लेके आते तुम्हें ये शुगर कैन कितने के पड़ते? सर जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, एंड व्हाट इज दैट? 4 लाख। सो लेस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ agricultural produce used in further production। कितना है सर? ये था अपना 4 लाख रुपया। ओके, देन व्हाट इज योर बिजनेस इनकम? 3 लाख रुपया। सर एग्रीकल्चर इनकम कितना था? 2 लाख रुपया। बिजनेस इनकम कितना है? 3 लाख रुपया। सर क्या अपना बाइफर्केशन हो गया? बिल्कुल सर, एग्रीकल्चर इनकम बन गया अपना 2 लाख रुपया एंड बिजनेस इनकम बन गया अपना 3 लाख रुपया, और जो बाइफर्केशन अपने को करना था इट हैज बीन डन। ओके, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है सर, ये तो हो गया। उसके बाद सर हमने कुछ स्पेशल केसेस पढ़ा था। पहले बात करते हैं टी का। इफ आई एम ए कल्टीवेटर ऑफ टी और मैं टी लिप्स को प्लग करके लाता हूं और उसको एज इट इज मार्केट में सेल कर लेता हूं, सर इन दैट केस इट इज सेल ऑफ प्रोड्यूस इन इट्स रॉ फॉर्म। सर अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जो प्रोड्यूस मेरे को मिला है वो प्रोड्यूस को मैं रॉ फॉर्म में सेल कर रहा हूं, इन दैट केस सर जो भी इनकम मेरे को आ रहा है दैट इज एग्रीकल्चर इनकम एंड इट विल बी एग्जेम्प्ट, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन सर क्या हो अगर मैं टी कल्टीवेटर हूं, मैं टी लिप्स को लेके आता हूं, उन टी लिप्स को फर्दर प्रोडक्शन में यूज करके टी पाउडर बनाता हूं और वो टी पाउडर को मार्केट में सेल करता हूं, इन दैट केस सर आपका एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम कितना बनेगा? सर इन दैट केस योर एग्रीकल्चरल इनकम विल बी 60% एंड बिजनेस इनकम विल बी 40%। जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है ना फ्रॉम दिस एक्टिविटी, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है टी 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 के जो पेड़ है उनको ग्रो करने में आपका जो भी खर्चा हुआ, उसके बाद फर्दर प्रोडक्शन में आपका जो खर्चा हुआ, टी लिप्स को टी पाउडर में कन्वर्ट कराने में जो भी आपका फर्दर प्रोडक्शन में खर्चा हुआ, उसके बाद आपने टी पाउडर को मार्केट में बेचा, वहां से आपको इनकम आया, तो इनकम माइनस दिस कॉस्ट, आपका जो भी प्रॉफिट आया सर उस प्रॉफिट को आपको सेग्रीगेट करना है इन द रेशियो ऑफ 60% एंड 40%। 40% विल बी योर बिजनेस इनकम एंड 60% विल बी योर एग्रीकल्चरल इनकम। क्यों सर? सर यहां पर हम ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते क्या? ये शुगर कैन वाले केस में आपने जो मेथड बताया, नहीं सर ये मेथड यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में परसेंटेज ही स्पेसिफाई कर दिया है फॉर टी, कॉफी एंड रबर, एंड टी के लिए जो परसेंटेज है दैट इज 60% एंड 40%। 60% एग्रीकल्चरल इनकम, 40% बनेगा आपका बिजनेस इनकम। सर नेक्स्ट बात करते हैं कॉफी का। कॉफी, लेट्स सपोज आई एम ए कल्टीवेटर ऑफ कॉफी। इफ आई एम ए कल्टीवेटर ऑफ कॉफी, इन दैट केस सर कॉफी के पेड़ में जो फ्रूट्स उगते हैं, कॉफी के जो फ्रूट्स हैं, वो कॉफी के फ्रूट्स को मैंने लाया और एज इट इज मार्केट में मैंने सेल किया, इन दैट केस सर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आपको जो भी प्रोड्यूस मिला वो प्रोड्यूस को आपने रॉ फॉर्म में मार्केट में सेल किया है, इन दैट केस आपको जो भी इनकम होगा दैट विल बी एग्रीकल्चर इनकम एंड इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन सर क्या हो अगर मैं वो कॉफी के फ्रूट्स को लेके आता हूं, कॉफी के फ्रूट्स में से वो बीज निकालता हूं और वो बीज को सुखाता हूं, बीज को सुखाने के बाद उन बीज को पैकेट करके बेचता हूं, दैट इज मैं कॉफी बीन्स को अभी बेच रहा हूं। सर अगर आप कॉफी बीन्स को बेच रहे हो, इन दैट केस सर आपका जो भी प्रॉफिट बन रहा है 75% विल बी योर एग्रीकल्चरल इनकम एंड 25% विल बी योर बिजनेस इनकम। ओके सर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कॉफी के पेड़ को ग्रो किया, ग्रोन, और फिर मैं फ्रूट्स को लेके आया, उन फ्रूट से कॉफी का वो जो बीज है वो बीज को निकाला, वो बीन्स को निकाला और वो बीन्स को सुखाया, उसके बाद उसको पैकेट करके बेचा। सो ग्रोन एंड क्योर्ड, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड। अगर आप ग्रोन एंड क्योर्ड कर रहे हो, इन दैट केस सर एग्रीकल्चर इनकम 75%, बिजनेस इनकम है आपका 25%। नेक्स्ट, अगर सर मैं कॉफी के फ्रूट्स को लेके आता हूँ, उसमें से बीन्स निकालता हूँ, वो बीन्स को सुखाता हूँ, उसके बाद उन बीन्स को मैं रोस्ट करता हूँ, उन बीन्स को फिर मैं ग्राइंड करता हूँ, ग्राइंड करके कॉफी पाउडर बनाता हूँ और वो कॉफी पाउडर को बेचता हूँ। सर अगर आप ये सब कर रहे हो ना, इट मीन्स आपके जो बिजनेस एक्टिविटीज है अब वो बढ़ गया है। इन केस बी एज कंपेयर टू केस ए आपका जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है।
इन दैट केस सर आपका जो बिजनेस वाला परसेंटेज है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। इन दैट केस सर आपका एग्रीकल्चर इनकम बनेगा 60%, बिजनेस इनकम बनेगा 40%। सर यहां पर आप क्या कर रहे हो, कॉफी के पेड़ को ग्रो किए, ग्रोन, क्योर्ड, उसके बाद जो बीन्स आए, बीन्स को आपने रोस्ट किया, रोस्टेड, एंड उसको फिर ग्राइंड किया, ग्राउंडेड। आपने यहां पर 4 एक्टिविटीज परफॉर्म किया, और अगर आप 4 एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो इन दैट के 60% बनेगा आपका एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% बनेगा आपका बिजनेस इनकम। नेक्स्ट आ जाते हैं सर रबर के ऊपर। सर अगर मैं एक रबर प्लांट कल्टीवेटर हूं और वो रबर प्लांट से जो भी मैं लेटेक्स कलेक्ट करता हूं वो लेटेक्स को एज इट इज मैं मार्केट में सेल करता हूं, सर इन दैट केस मेरे को जो भी इनकम होगा दैट विल बी एग्रीकल्चर इनकम एंड इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट एज इट इज सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैं मेरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में सेल कर रहा हूं, सर एग्रीकल्चर इनकम में एग्जेम्प्ट है। लेकिन सर क्या हो, मैं रबर प्लांट से लेटेक्स कलेक्ट करता हूं और वो लेटेक्स को फर्दर प्रोडक्शन में यूज करके उसमें से रबर बना के मैं वो रबर को मार्केट में सेल करता हूं, सर इन दैट केस आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है आउट ऑफ दैट प्रॉफिट 65% will be your agricultural income and 35% will be your business income. Okay, it means sir for tea, coffee and rubber, for tea, coffee and rubber, सर अगर हमें एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम का सेग्रीगेशन करना है, सर सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम का सेग्रीगेशन करने का जरूरत कब पड़ता है, जब हम हमारे प्रोड्यूस को रॉ फॉर्म में सेल ना करके उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। तो सर अगर ये आपका टी, कॉफी एंड रबर वाला केस है ना, आपको फॉर सेग्रीगेशन पर्पज ये एफएमबी वाला जो कैलकुलेशन था, ये एफएमबी वाला कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। फॉर सेग्रीगेशन स्पेसिफिक परसेंटेज हैज बीन मेंशन्ड, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक परसेंटेज आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। बट अदर देन टी, कॉफी एंड रबर, जैसे कि मैंने शुगर कैन वाला एग्जांपल लिया, सर वहां पर नो स्पेसिफिक परसेंटेज हैज बीन प्रिस्क्राइब, तो वहां पर अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम का सेग्रीगेशन करना है आपको वो फेयर मार्केट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सर मैंने आपको एक बात बताया था कि सर गवर्नमेंट चाहती है ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट भी रहे और गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स मिल जाए। क्यों सर, क्यों सर, ये क्या बात हुआ? देखो इंडिया में आज भी मेजोरिटी लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट रहा ना तो इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस है। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल इनकम को हम एग्जेम्प्ट रखें बट फिर भी इसके ऊपर हमें टैक्स मिल जाए। सर इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। एक बार देख लो ये प्रोविजन क्या कहता है। सर 3 कंडीशन है। पहला, आपका जो क्लाइंट है, आपका क्लाइंट होना चाहिए इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP, सर जिनको वो स्लैब रेट एप्लीकेबल है। बराबर सर। नेक्स्ट, आपके क्लाइंट का जो एग्रीकल्चर इनकम है ना, आपके क्लाइंट का एग्रीकल्चरल इनकम शुड एक्सीड 5,000 एंड जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है should exceed the basic exemption लिमिट। सर अगर ये 3 कंडीशन कंप्लाई हो रहा है, अगर ये 3 कंडीशन कंप्लाई हो रहा है, सर आपने क्या लिखा? सबसे पहले तो जो मेरा क्लाइंट है ना वो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP होना चाहिए। सर जो उसका एग्रीकल्चर इनकम है दैट शुड एक्सीड 5,000, जो उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है दैट शुड एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। सर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना होता है? डिपेंड करता है सर, वो 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, सॉरी 2,50,000 भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। बराबर सर। ये इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल के एज के ऊपर डिपेंड करता है। इफ इंडिविजुअल का जो एज है दैट इज बिलो 60, इन दैट केस सर आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट रहने वाला है 2,50,000। अगर एज 60 और मोर है सर इन दैट केस रहने वाला है 3 लाख। अगर 80 और मोर है इन दैट केस आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट रहने वाला है 5 लाख। ओके, सो अगर आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करता है 5,000 और आपका जो क्लाइंट है वो एक इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP है, इन दैट केस आपको सबसे पहले तो आपके टोटल इनकम के साथ एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और वहां से आपको एग्रीकल्चरल रिबेट माइनस करना पड़ेगा।
ओके चलो सर एक क्वेश्चन करते हैं, चलो आ जाओ भाई। अच्छा ये सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में करवाया था, हमें भी शायद फिगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है ऐसा ही है, क्लास में मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन से करवाया था आपको। चलो आ जाओ। ओके सर एक बार देखते हैं क्या ऊपर के जो तीन कंडीशन है वो तीनों के तीनों कंडीशन यहाँ पर कंप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले सर अपना जो क्लाइंट है वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, बिल्कुल सर मिस्टर है इंडिविजुअल है, नाम से पता चला। नेक्स्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है ना दैट शुड एक्सीड द बेसिक एग्जामिशन लिमिट। सर यहाँ पर बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना एप्लीकेबल होगा? मिस्टर ए का एज दे रखा है क्या? सर एज नहीं दे रखा तो अपने एज्यूम करेंगे बिलो 60। इन दैट केस योर बेसिक एग्जामिशन लिमिट इज 2,50,000 एंड योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सीडिंग द बेसिक एग्जामिशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड 5,000, बिल्कुल सर वो भी हो रहा है। अगर तीनों कंडीशन कंप्लाई हो रहा है तो अपने को अभी क्या करना पड़ेगा सर? पहले तो उसका टोटल इनकम लो, टोटल इनकम के साथ एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करो, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो और फिर वहां से लेस करो एग्रीकल्चर रिबेट। सर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले सर टोटल इनकम, व्हाट इज द टोटल इनकम? सर क्या टोटल इनकम में मैं एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड करूंगा? नहीं सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होता है ना, टोटल इनकम में मैं एग्जेम्प्ट इनकम को थोड़ी इंक्लूड करूंगा। बराबर। तो टोटल इनकम फिर कितना बनेगा? जितना उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, 9 लाख। अब सर इसके साथ मेरे को ऐड करना है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम आ गया सर 3 लाख। अब ये टोटल कितना बना? टोटल बन गया सर ये अपना 12 लाख। अब सर इसके ऊपर अपने को कैलकुलेट करना है टैक्स एज पर स्लैब रेट। टैक्स एज पर स्लैब रेट, व्हाट विल बी दिस टैक्स एज पर स्लैब रेट? 12 लाख सर ये आ गया 1,72,500। सर ये बन गया आपका टैक्स एज पर स्लैब रेट। बराबर। अब सर यहां से अपने को लेस करना है एग्रीकल्चरल रिबेट। सर हाउ टू कैलकुलेट दिस एग्रीकल्चरल रिबेट, जरा ध्यान से सुनना। सर एग्रीकल्चरल रिबेट इज इक्वल टू टैक्स ऑन बेसिक एग्जामिशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन सर बेसिक एग्जामिशन लिमिट यहां पर कितना था सर? 2,50,000। इसके साथ ऐड अपने को किसको करना है? एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना है। सर एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 3 लाख। इट मीन्स टैक्स ऑन 5,50,000। सर टैक्स ऑन मतलब टैक्स एज पर स्लैब रेट, टैक्स एज पर स्लैब रेट ऑन बेसिक एग्जामिशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम। सर बेसिक एग्जामिशन लिमिट यहाँ पर 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम है आपका 3 लाख रुपए का, टोटल हो गया ये आपका 5,50,000। 5,50,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है टैक्स एज पर स्लैब रेट, दैट विल बी योर एग्रीकल्चर रिबेट। सर कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,50,000 सर ये बन गया आपका 22,500। एग्रीकल्चरल रिबेट बन गया आपका 22,500। सर ठीक है एग्रीकल्चरल रिबेट लेस हो गया। नेक्स्ट टैक्स आफ्टर रिबेट, आफ्टर एग्रीकल्चरल रिबेट सर ये बन गया आपका 1.5 लाख। अब सर ये 1.5 लाख के ऊपर अपने को 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। सर ये आएगा आपका 6,000। टोटल टैक्स लाइबिलिटीज कितना बन गया? टोटल टैक्स लाइबिलिटीज बन गया आपका 1,56,000। मैंने आपको क्या बोला था? ये क्यों हो रहा है भाई? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि एग्रीकल्चरल इनकम को हम एग्जेम्प्ट भी रखें और एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर हम टैक्स भी कलेक्ट कर लें। अच्छा ये जो तामझाम हुआ सर क्या हुआ? जो आपका टोटल इनकम है, टोटल इनकम के साथ एग्रीकल्चर इनकम को हमने ऐड किया। सर जो फिगर है उसके ऊपर हमने कैलकुलेट किया टैक्स एज पर स्लैब रेट और वहां से हमने लेस किया एग्रीकल्चर रिबेट। सर एग्रीकल्चर रिबेट का कैलकुलेशन कैसे होगा? टैक्स ऑन बेसिक एग्जामिशन लिमिट प्लस
एग्रीकल्चरल इनकम सर जो टैक्स आएगा सर दैट इज योर एग्रीकल्चरल रिबेट बराबर एग्रीकल्चरल रिबेट लेस करने के बाद हमने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया, टोटल टैक्स लाइबिलिटीज आ गया। ओके सर अगर हम ये नहीं किए होते, अगर एग्रीकल्चरल इनकम एक्चुअल में एग्जेम्प्ट होता, सर अगर एक्चुअल में एग्जेम्प्ट होता तो उसको टोटल इनकम में ऐड ही मत करो ना सर। इन दैट सिचुएशन मेरा टैक्स लाइबिलिटीज कितना बनता, ये आपका आंसर का पार्ट नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूं। ओके सर एग्रीकल्चरल इनकम अगर एक्चुअल में एग्जेम्प्ट होता सर फिर तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, मैं 9 लाख रुपया लेता। इट मीन्स मेरा कहना है कि सर अगर ये प्रोविजन कुछ होता ही नहीं, अगर ऐसा कोई प्रोविजन होता ही नहीं सर मैं क्या करता, मैं 9 लाख रुपया लेता जो मेरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है सर, इसके ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेट करता एज पर द स्लैब रेट, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से फटाफट। सर 9 लाख के ऊपर अगर मैं टैक्स एज पर स्लैब रेट कैलकुलेट करता, सर ये बनता है कुछ टैक्स एज पर स्लैब रेट 92500 सर, इसके ऊपर 4% निकालता 3700 सर, ये टोटल हो जाता आपका 96200 सर, इतना मेरा टैक्स लाइबिलिटीज बनता। बट ये जो प्रोविजन बना एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम के साथ ऐड करो फिर एग्रीकल्चरल रिबेट लेस करो, उसके चलते मेरा सर टोटल टैक्स लाइबिलिटीज कितना आया 1,56,000 सर। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस सर, द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 59,800 सर। ये क्या है, ये एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स है, ये एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स है, बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगेन ध्यान रखना मैंने ये सब कुछ जो किया ये सब आपके आंसर का पार्ट नहीं है भाई, ये सब बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका आंसर यहीं पर खत्म हो चुका है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ओके सर ये क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है। देखा जाए तो वो बोल रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। ओके क्या गवर्नमेंट ये बात को मानेगी, गवर्नमेंट ये बात को नहीं मानने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही बोलेगी ठीक है भाई मैं एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है मैं समझा। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है भाई तुम एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किए, बट उसके अगेंस्ट में हम तुम्हें रिबेट भी तो दे दिए, हेंस एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। बट एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट, मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। सर देखिए जब मैं एग्रीकल्चरल इनकम को मेरे टोटल इनकम के साथ ऐड किया, सडनली मैं 20% स्लैब से बढ़ के 30% स्लैब में आ गया। मेरा टोटल इनकम 9 लाख था, मेरा टोटल इनकम 9 लाख था, मेरे ऊपर जो मैक्सिमम टैक्स रेट लगता सर वो 20% था। बट जब मैं एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड किया अब मेरा टोटल बन जाता है 12 लाख, अब मेरे को 30% वाला टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जा रहा है, अब 10 लाख 30%। ओके बट जब आप एग्रीकल्चरल रिबेट का कैलकुलेशन कर रहे हो सर, एग्रीकल्चरल रिबेट का कैलकुलेशन तो आपका 5% एंड 20% में हो रहा है, बट ड्यू टू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम सर मैं 30% के ब्रैकेट में आ गया। आई होप गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रहा है आपको समझ में आया। ओके ऑल दिस थिंग्स देखो भाई ये सब कुछ बस आपके समझने के लिए। एग्जाम में सर अपने को क्या करना है, सर एग्जाम के लिए अपने को सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो मेरा क्लाइंट है क्या वो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई और एजेपी है। ओके नेक्स्ट सर जो अपने क्लाइंट का एग्रीकल्चरल इनकम है क्या वो एक्सीड करता है 5,000। अपने क्लाइंट का जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है क्या वो एक्सीड करता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। सर अगर तीनों कंडीशन टिक 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 है इन दैट केस आपको करना क्या है सर, टोटल इनकम के साथ एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा सर उसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है एज पर द स्लैब रेट, और वहां से हम लेस करेंगे एग्रीकल्चरल रिबेट। सर ये एग्रीकल्चरल रिबेट का कैलकुलेशन कैसे होगा, टैक्स ऑन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड कर लो सर, जो फिगर आया ना उसके ऊपर टैक्स एज पर स्लैब रेट कैलकुलेट कर लो, दैट इज योर एग्रीकल्चरल रिबेट, और वो एग्रीकल्चरल रिबेट को लेस कर दो, उसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देना, दैट इज योर टोटल टैक्स लाइबिलिटीज। एग्जाम के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलो ये वाला पार्ट करा दिया भाई मैंने, देख लेना, ये भी मैंने डिस्कस करा दिया, देख लेना भाई। ओके सर एग्रीकल्चर इनकम वाला पार्ट क्लियर है। सर आ जाते हैं अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। अगेन इट इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, क्लास में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दे के समझाया था भाई, ठीक है, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस आपको इसको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हाँ एक एमसीक्यू आ सकता है सर, एमसीक्यू ये है जो आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम है ना सर, उसके वजह टैक्स रेट लगेगा ना वो है 78%, जो इफेक्टिव टैक्स रेट है दैट इज 78%। सर व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस 78%, सर सबसे पहले तो इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 60%। इसके ऊपर सर सरचार्ज आएगा 25% का। सर 25% में किसका निकालूं, सर ये 60% का 25% निकालो। सो ये 60 का अगर मैं 25% निकालूं सर ये आ गया 15 बराबर, एंड सर ये जो टोटल आया 75, सर ये 75 का फिर 4% निकालो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस,
75 का अगर मैं 4% निकालूं सर, ये 3 आता है। इफेक्टिवली आपका रेट बनता है 78%। इट मीन्स सर जो यहाँ पर अनडिस्क्लोज इनकम, सर ये जो आपका ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी के ऊपर जो आपका टैक्स रेट एप्लीकेबल है दैट इज 60%। सर उस 60% के ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा, प्लस इसको हमें एनहांस करना है विद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। सो इफेक्टिवली आपका जो टैक्स रेट बनता है दैट इज 78%। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है सर, अनडिस्क्लोज इनकम क्या क्या होते हैं सर? सबसे पहला है आपका कैश क्रेडिट। सर कैश क्रेडिट मतलब आपका जो एसएससी है, अगर एसएससी के बुक्स में ए सम वाज फाउंड क्रेडिटेड, ए सम वाज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द एसएससी, एसएससी के बुक्स में एक अमाउंट क्रेडिट हुआ था, बट एसएससी इस सम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया था। तो अभी असेसिंग ऑफिसर पूछ रहा है कि बोल भाई ये पैसा तो तेरे को मिला है, बट ये पैसा तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया है, बोल ये पैसा तेरे पास कहाँ से आया? अब एसएससी एक एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाता, या फिर एक्सप्लेनेशन देता है बट वो एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता। इन दैट केस द सम क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द एसएससी विल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ओके, लेकिन एसएससी एक मस्त बहाना मारता है। लेट्स सपोज आई एम द एसएससी। ओके, मेरे बुक में एक सम क्रेडिट हुआ है 5 करोड़ रुपए का, जिसको मैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया हूं। अभी एसेसिंग ऑफिसर मेरे को पूछ रहा है, बोल भाई अभिजीत किधर से आया ये 5 करोड़ रुपया तेरे पास, तो क्यों नहीं दिखाया इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में? ठीक है, मैं बोलता हूँ कि सर ये जो पैसा है ना, ये पैसा मेरा दोस्त मेरे को लोन दिया है। ठीक है, तो अभी असेसिंग ऑफिसर मेरे दोस्त को बुलाएगा। ओके, लेट्स सपोज मेरे दोस्त का नाम है विश्वजीत, मैं अभिजीत, मेरे दोस्त का नाम विश्वजीत। वो विश्वजीत को बुलाया कि विश्वजीत भाई इधर आओ, तुम अपने दोस्त अभिजीत को 5 करोड़ रुपए का लोन दिए हो। हाँ, मैं तो ऑलरेडी विश्वजीत को सिखा दिया हूँ कि भाई तेरे को ऐसा ऐसा हाँ हाँ बोलने का है। विश्वजीत बोलता है हाँ सर, मैंने मेरे दोस्त अभिजीत को लोन दिया है 5 करोड़ रुपया। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर विश्वजीत को पूछेगा कि भाई विश्वजीत तुम जरा ये हमें बता दो, तुम ये जो अभिजीत को 5 करोड़ रुपए का लोन दिए, 5 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए 5 करोड़ रुपया तुम किधर से लेके आए? अब अगर विश्वजीत एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देता है, इन दैट केस सर केस क्लोज, विश्वजीत भी बच गया, मैं भी बच गया। बट अगर विश्वजीत एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, या फिर जो वो एक्सप्लेनेशन देता है वो एओ को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता, विश्वजीत एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाता, या फिर विश्वजीत जो एक्सप्लेनेशन देता है वो एओ को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता, इन दैट केस सर जो सम क्रेडिटेड है इन माई बुक्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन माई हैंड। सर ये लिखा गया है यहाँ पर, है ना, एक बार इसको रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट सर अगर कंपनी वाला केस है, कंपनी के बुक्स में इस सम वाज फाउंड क्रेडिटेड, और जब कंपनी को पूछा गया कि भाई कंपनी ये पैसा किधर से आया, कंपनी बोलता है कि सर ये ना हमारे इन्वेस्टर है, कुछ हमारे इन्वेस्टर है, हमारे इन्वेस्टर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो सर ये जो पैसा है ना ये शेयर कैपिटल का पैसा है, शेयर प्रीमियम का पैसा है, शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा है। बेसिकली ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए। वेरी गुड। अब असेसिंग ऑफिसर उन इन्वेस्टर को बुलाएगा कि भाई इन्वेस्टर तुम आओ और तुम जरा हमें बताओ, तुम अगर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास पैसा किधर से आया? अब अगर इन्वेस्टर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तो कंपनी बच गई भाई। लेकिन अगर इन्वेस्टर कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाते, या फिर इन्वेस्टर जो एक्सप्लेनेशन देते हैं दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ असेसिंग ऑफिसर, इन दैट केस दैट सम क्रेडिटेड विल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन द हैंड ऑफ दैट कंपनी। बट ध्यान रखना सर, ये जो सेकंड स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स को बुला के जो इन्वेस्टिगेशन होगा, सर ये नहीं होने वाला इफ योर इन्वेस्टर इज ए वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनीज, बिकॉज वेंचर कैपिटल फंड एंड वेंचर कैपिटल कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी, तो वहां पर सर कोई ब्लैक मनी का दिक्कत नहीं होने वाला। तो अगर आपके जो इन्वेस्टर्स है वो वेंचर कैपिटल फंड या फिर वेंचर कैपिटल कंपनीज है, इन दैट केस जो सेकंड स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं होने वाला। ओके चलो सर, ये हो गया आपका कैश क्रेडिट। नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड मनी। सर मैं मस्त सोया था, मेरे घर पे हो गया रेड, मेरे घर पे हो गया रेड, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेरे घर से मिलता है 200 करोड़ रुपए का कैश। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को पूछता है, अभिजीत सर आपके घर से जो ये 200 करोड़ रुपए का कैश मिला, ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं है। ऑब्वियस सी बात है सर, ब्लैक मनी है, बेड के नीचे छुपा के रखा था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं होगा। ये अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं है, ये अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं है, आप ये 200 करोड़ रुपया कहां से लाए? ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, या फिर कोई फालतू सा बहाना बनाऊंगा, मतलब कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगा जो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगा। इन दैट केस सर ये एंटायर 200 करोड़ रुपया विल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन माय हैंड। सर नॉट ओनली मनी, अगर मनी के साथ साथ कोई ज्वेलरी मिलता है, कोई बुलियन मिलता है, कोई अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मिलता है जिसको मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया हूं और जिसके ऊपर मैं एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, सर इट विल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन माय हैंड एंड इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 78%।
78%। नेक्स्ट, मैंने सोचा सर कैश रखने में दिक्कत है, पकड़ लेंगे तो इसको अनडिस्क्लोज इनकम बना लेंगे, क्यों ना उस कैश को यूज करके एक बिल्डिंग ही बना दो। ठीक है, तो मेरे पास जो 200 करोड़ रुपए का कैश पड़ा था ना, वो 200 करोड़ रुपए का कैश को यूज करके मैं मस्त 200 करोड़ रुपए का एक बिल्डिंग बना दिया। वाह, वो क्या बिल्डिंग होगा, 200 करोड़ रुपए का बिल्डिंग। ठीक है, मैं 200 करोड़ रुपए का एक बिल्डिंग बना दिया, पूरा जो मेरे पास 200 करोड़ का कैश पड़ा था उसी से ही 200 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बना दिया। वेरी गुड सर। मुझे एक बात बताओ सर, अगर ये बिल्डिंग आपने ब्लैक मनी से बनाया है, क्या ये बिल्डिंग मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड होगा? नहीं सर, ये बिल्डिंग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं होगा। अभी क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, मेरे बिल्डिंग के आगे खड़ा है, मेरे को पूछता है अभिजीत सर, ये जो आपने बिल्डिंग बनाया है, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन है 200 करोड़ रुपया, क्या ये 200 करोड़ रुपया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज है? ऑब्वियस सी बात है सर, डिस्क्लोज तो है नहीं। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मेरे को पूछ रहे हैं, भाई तुमने एक इन्वेस्टमेंट किया है एंड दिस इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मुझे बोलो भाई, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम पैसा किधर से लेके आए? क्या मैं एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा? नहीं सर, मैं एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। इन दैट केस सर, ये जो इन्वेस्टमेंट है, दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन माई हैंड। ठीक है, ओके। तो कैश रखने में दिक्कत है, कैश को कहीं पर इन्वेस्ट करने में भी दिक्कत है। एक काम करते हैं, आधा आधा करते हैं। आधा आधा मतलब मेरे पास 200 करोड़ रुपए का कैश पड़ा था, ठीक है, मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं सर, वो बिल्डिंग बनाने में खर्चा हो गया 400 करोड़ रुपया। 400 करोड़ रुपए में से सर 200 करोड़ तो मेरा व्हाइट का पैसा है और 200 करोड़ मेरा ब्लैक का पैसा है, वो जो कैश पड़ा था ना 200 करोड़। ओके ठीक है, मैंने बना दिया 400 करोड़ का बिल्डिंग। वेरी गुड, बढ़िया बात है। ओके, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर से आगे मेरे बिल्डिंग के आगे खड़ी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है कि अभिजीत सर, आपने ये जो बिल्डिंग बनाया है, ये बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है हमारे वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से सर वो है 400 करोड़। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिखाए हो? सर मैं दिखाया हूँ 200 करोड़। क्यों 200 करोड़? क्योंकि व्हाइट में खर्चा हुआ है 200 करोड़, बाकी 200 करोड़ तो ब्लैक में खर्चा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया होगा। ओके, तो अब मुझे बताओ, 400 करोड़ का बिल्डिंग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ये 200 करोड़, रिमेनिंग 200 करोड़ आप किधर से लेके आए? प्लीज प्रोवाइड मी एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियस सी बात है, मैं उन्हें एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। इन दैट केस दिस डिफरेंस अमाउंट सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अमाउंट कौन सा है? ये वाला। इट विल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन माई हैंड एंड इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 78%। ओके, सो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, एक बार रीड कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं एग्जांपल्स से आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। सर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ओके, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का जो क्लास में हमने एग्जांपल लिया था, लेट सपोज एक बंदा है अपना मिस्टर ए करके, मिस्टर ए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है 5 लाख रुपए का। इनकम टैक्स रिटर्न कितने का फाइल किया है? 5 लाख रुपए का। ओके, और भाई साल में 10 बार 10 टाइम्स थाईलैंड जा चुका है मेडिटेशन करने। भाई साल में 10 बार थाईलैंड जा चुका है मेडिटेशन करने, और ये जो 10 ट्रिप वो लगाया है ना थाईलैंड का, उसमें भाई का खर्चा हो गया है 1 करोड़ रुपए का। भाई तूने घूमने फिरने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, और तेरा जो इनकम टैक्स रिटर्न तूने फाइल किया है वो 5 लाख रुपए का फाइल किया है। तूने ये जो 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, बेटा ये 1 करोड़ रुपए का तुम लाए किधर से? कहीं से तो पैसा लाए होगे, तभी तो तुमने खर्चा किया। प्लीज एक्सप्लेन मी, आपने ये 1 करोड़ रुपया किधर से लाया? क्या वो कोई एक्सप्लेनेशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो 1 करोड़ रुपया उसने खर्चा किया ना, ब्लैक मनी है सर। ऑब्वियस सी बात है, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाएगा। इन दैट केस दिस unexplained expenditure will be considered as undisclosed income and it will be taxable at the rate 78%। बराबर है सर। लेकिन यहां पर मैंने बोला था ना भाई, ये जो अपना मिस्टर ए है वो एक शाना पॉइंट मारता है। वो बोलता है कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है आप जो बोल रहे हो बराबर है, इसको तो आपने मेरा अनडिस्क्लोज इनकम बना दिया, ये 1 करोड़ रुपए का जो मेरा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है। बट बताएगा ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये एक्सपेंडिचर मैंने बिजनेस पर्पज के लिए किया था। कसम से यकीन मानो, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर मैंने बिजनेस पर्पज से किया था। मैं बिजनेस पर्पज के लिए थाईलैंड ट्रैवल किया था 10 बार। इनकम टैक्स ऑफिसर उससे बोला, भाई जरा ध्यान से देख, इधर कुछ लिखा हुआ है? नहीं ना, तो क्यों फालतू बात कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम क्यों ट्रैवल किए तो वो हमें मालूम है। प्लीज इस एक्सपेंडिचर को अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर बना के इसका डिडक्शन मत मांगो, नहीं मिलने वाला। ओके, such unexplained expenditure which is deemed to be the income of the assessee shall not be allowed as deduction under any head of income। okay, अगर आप इस एक्सपेंडिचर को अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर या फिर एनी अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एनी इनकम बना के उसका डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो भाई, दैट इज नॉट पॉसिबल। अमाउंट borrowed और रीपेड ऑन हुंडी। ओके, ध्यान रखना,
अमाउंट बोरोड एंड रीपेड ऑन हुंडी विल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज इनकम इफ, ये जो बोरोइंग और रीपेमेंट हो रहा है सर अगर ये कैश में हो रहा है, सर अगर ये अकाउंट पे ही चेक के थ्रू हो रहा है, इन दैट केस सर इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज इनकम। सर ये अनडिस्क्लोज इनकम तभी कंसिडर किया जाएगा अगर आपका बोरोइंग एंड रीपेमेंट वाला जो एक्टिविटीज हो रहा है ना, अगर ये कैश में हो रहा है, बराबर। इसलिए यहां पर मेंशन्ड है अदर देन थ्रू ए अकाउंट पे चेक, मतलब अकाउंट पे चेक के थ्रू कर सकते हो, देयर विल बी नो इशू। ओके, हो क्या रहा है सर, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कुछ ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, तो मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, बोला अभिजीत भाई तेरे पास तो पड़ा हुआ है ना कैश ब्लैक मनी में। बोला हाँ भाई पड़ा हुआ है, कितना चाहिए बोलना। वो बोलता है कि एक काम करना, तू मेरे को एक करोड़ रुपए का लोन दे दे, 1 करोड़ रुपए का लोन दे दे कैश में। ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक मनी पड़ा है, कैश में पड़ा है, मैं उसे कैश में दे दूंगा 1 करोड़ रुपए। वो बोलता है कि तू मुझे 1 करोड़ रुपया दे, मैं 1 महीने के अंदर तेरे को 1 करोड़ 2 लाख देता हूँ, बेसिकली 2 लाख का इंटरेस्ट, वो भी मुझे कैश में देगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, मैं पैसा दे रहा हूं अपने दोस्त को। ओके, हु इज द बोरोवर, सर मेरा दोस्त। हु इज गोइंग टू रीपे द अमाउंट, सर मेरा दोस्त। ओके, अब अगर वो पकड़ा गया, दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन द हैंड ऑफ माई फ्रेंड द बोरोवर, द पर्सन हु इज रीपेइंग द अमाउंट। सर उसके हाथ में ये अनडिस्क्लोज इनकम बनेगा और 78% से टैक्स हो जाएगा, ये चीज को समझना। ओके, मेरे पास ब्लैक मनी है, मैं ब्लैक मनी उधार में दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, अपने दोस्त को दे रहा हूं। ब्लैक मनी उधार में दे रहा हूं मतलब मैं अपने दोस्त को लोन दे रहा हूं इन कैश। ओके, कैश में लोन दे रहा हूं, तो माई फ्रेंड इज द बोरोवर। अच्छा, अगर वो पैसा बोरो किया है तो सर रीपेमेंट भी वही करेगा। ओके, सो द बोरोवर, द पर्सन हु इज मेकिंग द रीपेमेंट, सर अगर वो पकड़ा जाता है तो वो पैसा उसके हाथ में अनडिस्क्लोज्ड इनकम बन जाएगा। ओके, पर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी और अमाउंट ड्यू देयरऑन इज रीपेड अदर देन थ्रू अकाउंट पे चेक। सर अगर ये ट्रांजेक्शन अकाउंट पे चेक के थ्रू हो रहा है, इन दैट केस कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अमाउंट्स ऑफ बोरोड और रीपेड शैल डीम टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन। सर ये इनकम ऑफ द पर्सन बन जाएगा, किस टाइप का इनकम सर, अनडिस्क्लोज इनकम बन जाएगा, बट कौन से पर्सन का, पर्सन हु इज बोरोइंग और रीपेइंग फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट वाज बोरोड और रीपेड, बराबर। सर ये अनडिस्क्लोज इनकम किसका बनेगा, सर उस पर्सन का बनेगा जो बोरो कर रहा है या फिर जो रीपेमेंट कर रहा है। बट ध्यान रखना सर, अगर बोरोइंग के टाइम एक बार इसको हमने अनडिस्क्लोज इनकम मान लिया, रीपेमेंट के टाइम दोबारा इसको हम अनडिस्क्लोज इनकम नहीं मानेंगे, वो चीज यहां पर लिखा गया है। विद दिस हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। सर जो नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा सर वो आएगा चैप्टर 2 का रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, सर उसके ऊपर अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।